एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी विद्यार्थी बेहतरीन क्लासेज को अटेंड कर रहे होंगे। और बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके आते हैं, देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए। क्लासेज को अंत तक देखिए। बच्चों, कभी कभी क्लासेस थोड़ी लंबी हो जाती है तो वो आपके लिए ही किया जाता है। ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो, कोई ऐसा फैक्ट छूट जाए जो बच्चों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, इसलिए नेचुरली क्लासेज लिया जाता है। यहाँ पर कोई दिखावे की कोशिश नहीं है कि नहीं बच्चे कुछ जाने, कि मतलब कितना जो है टीचर्स कितना ज़्यादा क्वेश्चंस को दे रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों, जो कुछ भी है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बराबर है। तो आप जो है बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के पूरे क्लास को देखें। सारे सब्जेक्ट के जो भी क्लासेस बच्चे आपको दिए जा रहे हैं, सभी क्लासेज को आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। जो पॉइंट ना आए उसको आप हाईलाइट कर लीजिए कि हाँ, ये वाले पॉइंट मुझे पढ़ने हैं, ये वाले पॉइंट मुझे टीचर से पूछने हैं। तब जा कर के आपकी एक अच्छी और बेहतरीन तैयारी होगी। और इसका आपको फ़ायदा एग्ज़ाम के जब आप 3 घंटे के दौरान आप जो है युद्ध लड़ेंगे अपने प्रश्नों के साथ, तब आपको एहसास होगा कि हाँ, धीरे धीरे ही सही लेकिन मैंने मेहनत किया, मेरे टीचर्स ने मेरे साथ साथ बनाए रखा और आज जो है एग्ज़ाम देकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई होप बच्चों, इसी उम्मीद के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अंत तक बने रहिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द आइडियम स्मेल अ रैट मीन। आइडियम एंड फ्रेजेस होता है जो जो आपको बताया गया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ शब्दों के समूह होते हैं जिसका एक मीनिंग होता है। तो यहाँ पर स्मेल अ रैट का मीनिंग क्या होगा बताएंगे, फटाफट बताइएगा। व्हाट डज द आइडियम स्मेल अ रैट। पहला ऑप्शन है टू टॉक अनफेयरली, दूसरा ऑप्शन है टू टॉक बोस्टफुली, तीसरा ऑप्शन है टू हैव रीज़न टू रिस्पेक्ट, और चौथा ऑप्शन है टू सस्पेक्ट और हैविंग सस्पिशियन। बताइएगा यहाँ पर स्मेल अ रैट का क्या मतलब, चूहे की महक आना। ठीक है, आमतौर पे इसका संबंध आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, जब भी घरों में चूहे वगैरह मर जाते हैं या किन्हीं कारणों से कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप कमरे में जाते हैं कि आपको पता चल जाता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ इसका मतलब है कि आपको कुछ गड़बड़ होने की का मतलब क्या, संदेह हो जाना। तो आप इसको अपने डेली रूटीन से कोरिलेट करके लर्न कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर टॉक अनफेयरली नहीं होगा, टॉक बोस्टफुली मतलब होता है डींग मारना, लंबी लंबी छोड़ना। और तीसरा ऑप्शन है जो है कोई रीज़न होना, रिस्पेक्ट का ऐसा भी कुछ नहीं है। सस्पिशन मतलब किसी चीज़ का संदेह हो जाना, इट मीन्स स्मेल अ रैट। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ गुड टीचर शुड हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। अब यहाँ पर देखिए, आपको देखने में लग रहा होगा कि ये आपका अंडरलाइन वर्ड क्या बयां कर रहा है, तो इसको ध्यान रखिए बच्चों। गिफ्ट ऑफ द गैब एक आइडियमिक एक्सप्रेशन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को ले लीजिए पेपर को और आप देखिए कि प्रीवियस ईयर के आइडियम्स एंड फ्रेजेस, तो आपको ये मेनी टाइम्स रिपीटिशन मिल जाएगा कि आपको गिफ्ट ऑफ द गैब इसका मीनिंग क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, टैलेंट फॉर स्पीकिंग इसका मीनिंग होता है। ठीक है, अ गुड पर्सनैलिटी इसका मीनिंग नहीं होगा, टैलेंट फॉर एक्शन भी नहीं होगा, एन इंटरेस्ट इन डिसिप्लिन भी नहीं होगा। टैलेंट फॉर स्पीकिंग मतलब बहुत लोग होते हैं ना बातूनी प्रवृत्ति के, जो अपने बातों के जाल में फंसा लेते हैं या अपने बातों से इम्प्रेस कर ले जाते हैं। आप उनके बातों से ही उनका फेवर कर देते हो। दैट पर्सन हैज़ अ गिफ्ट ऑफ द गैब। आई होप आपको समझ आया होगा। टैलेंट फॉर स्पीकिंग मतलब बोलने के लिए जो टैलेंट होता है उसको कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच सेंटेंस इज करेक्ट। तो फटाफट आंसर करिए बच्चों। पहला ऑप्शन है द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट आर शॉकिंग, दूसरा ऑप्शन है द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग, थर्ड ऑप्शन द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉक्ड, एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। विच ऑप्शन विल बी आवर राइट आंसर, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। फटाफट आंसर करें। विच सेंटेंस
यहाँ पर आपको विद्यार्थियों ध्यान रखना होगा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। यदि आप सेंटेंस के सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखेंगे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो आपका मिल गया। द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट है। न्यूज़ ऑफ अ ट्रेन एक्सीडेंट, द न्यूज़ ऑफ अ ट्रेन एक्सीडेंट, द न्यूज़ ऑफ अ ट्रेन एक्सीडेंट। अब आर शॉक होना चाहिए या इज शॉक होना चाहिए या इज शॉक्ड होना चाहिए, बताएंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि न्यूज़ एक ऐसा शब्द है जिसके साथ एस लगा होता है, फिर भी ये हमेशा सिंगुलर यूज़ होता है, ठीक है। जैसे स्पेक्टिकल्स हो गया, सीजर्स हो गया, ट्राउज़र्स हो गया, पैंट्स हो गया, टंग्स हो गया, वैसे न्यूज़ है। इसमें जो है और भी वर्ड जैसे आप मीज़ल्स है, मम्स है, डायबिटीज़ है, बिलियोर्ड्स है, रिकेट्स है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो एस लग करके आते हैं फिर भी ये प्लूरल नहीं होते हैं। आई होप आपने समझ लिया होगा। कुछ सब्जेक्ट्स भी इसमें इंक्लूड हैं जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, सिविक्स, ठीक ना। ये सारे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो हमेशा एस लग कर आते हैं फिर भी सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर आर लगा है तो ट्रेन एक्सीडेंट की न्यूज़, वह न्यूज़ जो शॉकिंग है, वह न्यूज़ जो शॉकिंग है, वह न्यूज़ जो शॉक्ड यानी कि शॉक्ड की गई है मीन्स पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं तो फर्स्ट में आप देखिएगा आर लगने की वजह से गलत है, तो सेकंड अपना करेक्ट आंसर होगा। इसको आप नोट कर लें। बिलियर्ड्स है, मम्स है, रिकेट्स है, मीजल्स है, डायबिटीज़ है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, इथिक्स है, स्टैटिक्स है, न्यूज़ है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एस लगने के बावजूद भी हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेते हैं। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। इसको बताइए बच्चों, करेक्ट सेंटेंस क्या है। टॉम आई एंड यू आर स्वीट्स, आई यू एंड टॉम आर स्वीट्स, 8 स्वीट्स आर नहीं है 8 है। 8 स्वीट्स पहले वाले में आर है तो ये गलत मान लीजिए। आर स्वीट्स नहीं, हम सभी मिठाइयाँ थोड़े हैं, ठीक है। ये देखिएगा 8 स्वीट्स। अगर देखिए स्वीट्स का अगर कहीं पर हो तो उसका मतलब वो नाउन बन गया, मिठाई हो गया। लेकिन स्वीट हो तो एडजेक्टिव है, मीठा है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, ठीक है, स्वीटनेस। तो चलेंगे, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरे, तीसरे, चौथे पर। आई यू एंड टॉम 8 स्वीट्स, आई टॉम एंड यू 8 स्वीट्स, और डी है यू टॉम एंड आई 8 स्वीट्स। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा मैंने आपको 231 का नियम बताया था, याद है ना। बहुत सारे बच्चे होंगे जो नए होंगे और जो पुराने हैं, जो लास्ट क्लास देखे हैं, उसमें उनको पता चलेगा कि 231 का रूल बताया गया था। 2 बराबर सेकेंड पर्सन, 3 बराबर थर्ड पर्सन, 1 बराबर फर्स्ट पर्सन। तो 2 3 1 बराबर 231। अब आप देखेंगे 231 का मतलब आप इसको तोड़ेंगे तो 23 बना दें, 31 बना दें और 21 बना दें। इट मीन्स अगर किसी सब्जेक्ट में 2 ही पर्सन आए हों तो 23 31 और 21 फॉलो करते हैं। लेकिन अगर तीनों हो और पॉजिटिव सेंस की बात हो तो हम 231। निगेटिव सेंस हो जैसे गलती स्वीकार करना, माफ़ी मांगना, ठीक है, चोरी स्वीकार करना, ऐसे सेंस में यहाँ पर हम सभी यूज़ करते हैं 123। बट यहाँ पर सीधा सीधा 231 को करना है। अब 231 बराबर देखिए सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर ना होके प्लूरल होता है। तो आई होप आपने इसको समझ लिया। डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। समझ गए ना बच्चों। यू बराबर 2, टॉम बराबर 3, आई बराबर 1, 231 का नियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सेंटेंस अरेंजमेंट। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट सेटिस्फाइंग आवर डिज़ायर बट वंस वी सेट अबाउट इट इज़ इम्पॉसिबल टू रेस्ट्रेन देम।
बताइएगा। रेस्ट्रेन मतलब होता है नियंत्रित करना, इसको नोट कर सकते हैं। एक वर्ड जो आपको टफ लगा होगा इसमें, बाकी तो आसान है। रेस्ट्रेन मीन्स होता है टू कंट्रोल, नियंत्रित करना, ठीक है। ठीक है ना। तो चलिएगा, क्या करेंगे, PQRS को हम सभी को करना है। अब देखिएगा बच्चों कि ऑप्शन क्या क्या है, तो आप दिमाग लगाएं, देखें। R ऑप्शन में दिया है, दो ऑप्शन में, और दो ऑप्शन में Q और P दिया है। इसका मतलब S से कोई ऑप्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। अब देखिए, एस या तो अंत में आएगा या तो सेकेंड लास्ट में आएगा, लेकिन पहले दूसरे के स्थान पे नहीं आएगा। ये हम ट्रिक आपको बता रहे हैं, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप कंफ्यूज होने लगे, या हम शुरू कहाँ से करें, ऐसा अगर आपके दिमाग में बनता है तब भी आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, ऑप्शन के अनुसार जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो एस या तो अंत में आएगा या तो सेकेंड लास्ट में आएगा। तो देखिए, एस को या तो अंत में रखिए या तो सेकेंड लास्ट में। अब चलते हैं हम सभी स्टार्टिंग पे, तो आर से स्टार्ट कर सकते हैं, क्यू से कर सकते हैं, पी से कर सकते हैं, एस से नहीं करेंगे। तो दो ऑप्शन में देखिए आर दिया है, तो दो ऑप्शन में जब आर दिया है तो अगर आप आर से स्टार्ट करेंगे तो बट से कभी सेंटेंस स्टार्ट होता है, नहीं होता है ना। या तो इट से होगा और या तो इट से, तो पी में इट है और एस में इट है, इसका मतलब क्यू से और आर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। आपको बात पकड़ में आ गई ना। तो जब क्यू से नहीं होगा तो सी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना, बात समझे। अब देखिए, आर की बात करते हैं। आर की जब बात करेंगे तो बट आया है, तो आर में भी देखिए, आर में बट है, तो बट से सेंटेंस स्टार्ट कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट या कुछ ना कुछ इसके आगे होगा प्रिंसिपल क्लॉज। बचा खुचा हम लोगों का डी, तो बिना कुछ सोचे समझे आप डी आंसर कर दें। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको चलिए लगाते हैं। पहले देखिए, आप सब्जेक्ट ढूंढोगे, तो सब्जेक्ट आप कह रहे हो, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, एस से तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। इसके अतिरिक्त PQR पे चलते हैं। देखिए, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट मतलब ये बहुत कठिन हो जाता है। क्या कठिन हो जाता है, सेटिस्फाइंग आवर डिज़ायर मतलब हमारे इच्छाओं को संतुष्ट करना। लेकिन एक बार अगर हम इस बारे में सेट कर लें तो यह असंभव नहीं है नियंत्रित करना, किसको, इच्छाओं को, ठीक है। उन्हें नियंत्रित करना असंभव नहीं है। तो PQRS तो सीधा बन गया ना। आई होप आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। तो PQRS यहाँ जैसे लिखा है वैसे सेट भी हो जाएगा। तो ये सब ट्रिक बच्चों आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं कि कभी भी कंजक्शन से स्टार्ट नहीं होगा, वो भी ऐसा कंजक्शन जो बीच में आता हो। कभी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा। कोई ना कोई सब्जेक्ट आप ढूंढ लीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ऑप्शन के अनुसार आप बिठाना स्टार्ट करें, तो मुझे लगता है आपको जल्दी कामयाबी मिल जाएगी इसको सॉल्व करने में। ना कि आप बिना ऑप्शन के करें, क्योंकि ऑप्शन में तो बता ही देता है ना कि कौन पहले नहीं आएगा। चलिएगा बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, डी इज़ आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ क्वेश्चन। बताइएगा, इसको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन के स्टाइल से चेंज करना है। एवरीबडी वुड लाइक टू बी ग्रेट यानी हर कोई महान बनना चाहता है या पसंद करता है। तो आप इसको कैसे करेंगे। अब आपको यदि भूल गया हो तो मैं याद दिलाऊं कि जब आप ऐसे प्रश्न करते हैं, हर कोई अपने देश को प्रेम करता है। अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है और आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं ऐसा पूछूं कि वो वही का वही सेंस निकले और पूछने का तरीका भले बदल जाए, तो आप क्या कहोगे, कौन अपने देश को प्रेम नहीं करता। यानी कि जब आप ऐसे समझिए बच्चों, बडी लगा हो, वन लगा हो, ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा हूँ आता है, ठीक। पहला रूल समझ लिए आप। तथा आप इसको ध्यान रखिए, यदि असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है, तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा
इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो निगेटिव में होगा। आपने इसको आई होप ध्यान रख लिया होगा कि जब अफर्मेटिव असर्टिव अफर्मेटिव में होगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनेगा, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव में होगा, असर्टिव में इंट्रोगेटिव, तो अफर्मेटिव निगेटिव में बनेगा। मतलब आप ऐसे मेरी बात को सुनिएगा, अभी आप कंफर्म हो जाएंगे। अगर हम कह रहे हैं कौन तुम्हें प्यार नहीं करता, तो इसका मतलब हर कोई करता है। मेरे पूछने का तरीका समझिए, हु डज नॉट लव यू, कौन तुम्हें प्यार नहीं करता, इसका मतलब एवरीबडी लव्स यू, यही तो निकला। अगर हम कह रहे हैं हु लव्स यू, इसका मीन्स कौन तुम्हें प्यार करता है, तो नो बडी लव्स मी, कोई मुझे प्यार नहीं करता। समझ पा रहे हैं ना? ये वाला स्टाइल आप अब बनाइए। अब आपको मिल गया होगा मेरे कहने का तरीका। एवरीबडी होगा तो हूँ होगा, तो और नॉट आएगा, तो यहाँ पर देखिए विच वाले में विच का प्रयोग पर्सन के लिए होता ही नहीं है, व्हाट का प्रयोग भी नहीं होगा। नॉट वाले को ढूंढ लीजिए कि कौन महान नहीं बनना चाहेगा, तो एवरीबडी वुड लाइक टू, हर कोई चाहेगा। आई होप समझ पा रहे हैं ना? इसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करेंगे बाबू तो बहुत बढ़िया से हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, ओ दैट आई वर यंग अगेन। यहाँ भी करना है आपको, बात वही कहनी है लेकिन मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब आप देखिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है ओ दैट आई वर अगेन, काश मैं फिर से बच्चा हो जाता, छोटा हो जाता, युवा हो जाता। तो अब इसको ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ओ दैट दिया हो, आप ऐसे सीधे नोट कर लें, ओ दैट दिया हो, ओह दैट या ओ दैट, ठीक है, या वुड दैट दिया हो, वुड दैट दिया हो, ठीक है, तो हमेशा आई विश चेंज करते हैं और आई विश आई वर। ठीक है, अब देखिएगा, आई विश आई वर है क्योंकि ये इमेजिनेशन है, आप फिर से युवा हो नहीं सकते, ये ऐसी कल्पना है जो कभी पूरी नहीं होगी, अब अगले जन्म में ही जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये भी गलत, ये भी गलत, तीसरा वाला सही, चौथा वाला भी गलत। काश मैं, ओ दैट मीन्स, वुड दैट मीन्स काश होता है, तो इसको आई विश कहते हैं आप। और जब कल्पना हो, जैसे एज इफ हो गया, इफ ओनली हो गया, ठीक है, इफ ओनली हो तब भी यही आप करेंगे, आई विश करेंगे। ओ दैट हो तब भी आई विश में चेंज करेंगे, ओह दैट हो तब भी आई विश में चेंज करेंगे। ठीक है ना, समझ गए होंगे? चलिएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा अपना उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सी। चलेंगे 8 क्वेश्चन पे। 8th नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पैसिव बनाना है बच्चों, बताया गया था ना कि यदि टू दिखे तो टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दीजिए, आंख बंद कर लीजिए और इस रूल को याद कर लीजिए, टू प्लस टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब आप इसको इस स्टाइल से याद किए रहेंगे तो आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। अब जिस ऑप्शन में हो पकड़ लीजिए, जिसमें नहीं हो तो पहले उसको किनारे कर दीजिए। अब कह रहे होंगे अरे मैं में तो सब में है, कोई बात नहीं, तो हम लोग और अकल लगाते हैं, आखिर ये क्वेश्चन हमसे बढ़ के थोड़ी है, हम ही से तो बना है। देखिए, अब देखिए, आई वॉन्ट अ बुक टू बी बॉट, पहले यही बोल दिया, तो अब आप देखिएगा, आई वॉन्ट टू बाई अ बुक। अब यहाँ बच्चों आपको लग रहा होगा कि मैं ये वाला कैसे करूँ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊँ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाऊँ। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, ऐसे सेंटेंस के लिए ये चलता है जो आपको बताया गया है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जब चेंज करेंगे पैसिव में तो टू प्लस बी बराबर वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस यही होता ही है। ठीक है, इसको आप ऐसे लर्न कर लें। चलिएगा, अब देखिए, आई वॉन्ट अ बुक टू बी बॉट, बस यही बात ख़त्म हो गई। इसको हैज़ में नहीं करेंगे, इज से नहीं करेंगे। तीसरे वाले में देखिए, कह रहा एक किताब चाहता है खरीदवाने को, नहीं मैं चाहता हूँ, किताब तो नॉन लिविंग है ना।
आई वॉन्टेड टू बी बॉट, ऐसा भी नहीं है कि मुझे चाहवाया जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये आपका पहला ही उत्तर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इतने सारे आपको फैक्ट बताए जाते हैं और इतना तरीका अप्लाई किया जाता है, बस आप इसको अप्लाई करने के बाद भी बार बार नोट्स बना के पढ़ते रहें, तथा बच्चों शेयर भी कर दिया करें। क्लास शेयर कर देंगे तो आप जैसे बहुत से बच्चों की मदद हो जाएगी और हम भी कुछ अच्छा काम कर पाएंगे आपके साथ, है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इतना सारा इंस्ट्रक्शन दिया, पूछ रहा है पैसिव वॉइस बनाइए। सेंटेंस दिया है लिटिल स्ट्रोक्स फेल ग्रेट ओक्स। बहुत आसान है बाबू, आराम से करिएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्या करना है, लिटिल स्ट्रोक सब्जेक्ट है, फेल आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ग्रेट ओक ऑब्जेक्ट है। मेरे साथ बने रहिए, आप भी मेरे साथ आपने ढूंढ लिया। ठीक है, लिटिल स्ट्रोक्स, आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा कि लिटिल और स्ट्रोक अलग अलग है, नहीं बिल्कुल नहीं। इसको ध्यान, लिटिल स्ट्रोक मतलब छोटा झटका, छोटा हवा का झोंका। ग्रेट ओक को भी गिरा दिया। ओक का वृक्ष आपने पढ़ा है ना, 300 वर्षों तक, 400 वर्षों तक वो जिंदा रहता है, उसकी लकड़ियाँ सूखी सूखी बेकाम की पड़ी रहती हैं। तो कवि ने कहा है ना, एक पोयम हाई स्कूल में सभी बच्चे पढ़े होंगे कि मुझे ओक के वृक्ष की तरह नहीं बनना है, मुझे राष्ट्र के सैनिकों की तरह बनना है जो कम समय में देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ओक बनने का क्या फ़ायदा जो किसी काम का नहीं। आई होप आपने याद किया होगा मेरे साथ। चलिएगा, लिटिल स्ट्रोक यानी कि छोटा हवा का झोंका सब्जेक्ट मिला, फेल वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिल गया, ग्रेट ओक ऑब्जेक्ट मिल गया। अब आप ग्रेट ओक को आगे ले आएँ और बाई लिटिल स्ट्रोक को अंत में लेके चले जाएं और वर्ब के सेकेंड फॉर्म को वाज वर्ब में चेंज कर दें, वाज वर्ब में प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दें। यही स्टाइल आप याद होगी, फटाफट हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लीजिए। अब आपको पहले ही ऑप्शन में देखिए क्या मिल गया, बीइंग मिल गया, गलत हो गया ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो जब बीइंग मिल गया तो इसको भूल जाएं। दूसरे में प्रेजेंट कर दिया तो पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। तीसरे में भी प्रेजेंट किया है। अब अगर हम लोग चौथे में आए तो चौथे में देखिए, चौथे ऑप्शन में हैव बीन किया है तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब कोई नहीं सही है, नहीं कोई तो सही होगा, देखा जाए। फेल है ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फेल का सेकेंड फॉल होता है, फॉल का सेकेंड फॉर्म फॉलन होता है। तो यहाँ पर जो है आपको, यहाँ अगर आप फॉलन देखिए, फेल्ड दिया है ना, फेल्ड गलत हो गया। आप इसके वर्ब के पहले फाल को देखें, फाल मने गिरना, फेल इसका सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, और फालेन इसका थर्ड फॉर्म है। आपने लिख लिया फाल, फेल, फालेन, ये जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको मिला फाल, फेल और फॉलेन। तो फाल, फेल और फॉलेन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर गिरना और गिर गया और तथा पास्ट पार्टिसिपल है, तो पास्ट पार्टिसिपल का मीन्स हो गया, यहाँ पे जो फाल है ये गिरना वाला हुआ, लेकिन यहाँ पर ये वाला नहीं होगा बच्चों। एक और आप देख लें, यहाँ पर आप ऐसे समझेंगे कि जो एक फेल भी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है भाई, जब पेड़ काट के गिराया जाता है, समझ गए ना। पेड़ काट के जब गिराया जाता है तो ट्री गिरने के लिए विशेष तौर पे आपको टू कट डाउन ट्री, दैट इज कॉल फेल। तो इसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म फेल्ड होता है, FELLED, समझ पा रहे हैं ना। और इसका थर्ड फॉर्म भी फेल्ड होता है। ये फाल है गिरना वाला कि वॉक स्लोली यू मे फॉल डाउन, इसका मतलब तुम गिर जाओगे, लेकिन इसका यहाँ नहीं काम है, बात समझे ना। किसका काम है, यहाँ पर ये जो फेल है ना, फेल, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। पेड़ काट के गिरने की बात होती है या पेड़ के गिरने की बात होती है, कट के ना भी अगर गिराया जाए तो इसका सेकेंड फॉर्म फेल्ड होता है और इसका थर्ड फॉर्म भी फेल्ड होता है। इस वाले में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ये वाला सेकेंड और थर्ड फॉर्म इंक्लूड होता है। अब हम सभी उत्तर पर चलते हैं।
समझ गए ना बच्चों? सभी बच्चे फटाफट बताएं समझ गए कि नहीं। हाँ, अब देखिए लिटिल स्ट्रोक्स क्या है। ये लिटिल स्ट्रोक्स प्लूरल है ना, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी तो प्लूरल है भाई। फाल जो था उसको भूल जाइए, फेल पे आइए। फेल वर्ब का सेकेंड फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया ना, इतना तो कंफर्म हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। अब जब प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया तो प्रेजेंट इंडिफिनिट जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। बात समझ पा रहे हैं ना? इसका मतलब कि जब आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किया तो इज, एम, आर वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। समझ पाए ना? अब चलिए ऑप्शन पर, इज एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर बींग लग गया, गलत हो गया, कोई दिक्कत? दूसरा देखिए, दूसरे में बाई नहीं लगा, तीसरे में आ जाइए, इसको यहाँ पे और ऐसे कर लीजिए। अब देखिए पहले में बींग लग गया, गलत हो गया। दूसरे में देखिए बाई नहीं लगा, फार लग गया, गलत हो गया। तीसरा देखिए ग्रेट ओक, ये आपका सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना। अब ओक्स है ना, एस लगा है तो आर लगा। फिर इस फेल का आपको हम बताए ना कि फेल होता है, सेकेंड फॉर्म फेल्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी फेल्ड होता है। थर्ड फॉर्म भी लगा बाई लिटिल स्ट्रोक, यानी कि ये सब्जेक्ट आपका बाई लग के ऑब्जेक्ट बना। समझ पाए ना? और भी देख लीजिए कंफर्म। और चौथे ऑप्शन में देख रहे हैं आप, चौथे में हम सभी को मिल रहा है हैव बीन, तो गलत हो गया। अब आप समझ पाए ना, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन से बाहर नहीं कुछ जाएगा। जब आपका ऑप्शन बोल रहा है कि मेरे अनुसार ही चलना है तो आपको कहीं मुड़ना ही नहीं है। ठीक है, दिमाग की बत्ती जलाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इनटू द असर्टन। यहाँ बताइए क्या होगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, क्या करेंगे? पहला कह रहा है इफ़ ओनली आई हैड कम एंड आर अर्लियर। इफ़ ओनली को आई कह बताए थे ना, आई विश कर लें। अब आपको सभी ऑप्शन में आई विश मिल गया, लेकिन अब हेड को भी तो ध्यान देना है, कुछ भी नहीं करना है, हेड को हटा ही नहीं सकते आप। आई हैव, आई कम, कुछ नहीं, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ये भी गलत हो गया। कह रहा है कि इफ़ ओनली काश मैं 1 घंटा पहले आया होता, तो इसका मतलब काश मैं 1 घंटा पहले आया, तो इफ़ ओनली को आई विश में चेंज कर देना है, कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है। ठीक है, आई विश वुड दैट हो, इफ ओनली हो, ओ दैट हो, तो आई विश में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ये हेड होगा तो हेड को नहीं चेंज कर सकते, चाहे हेड चाहे वह, दोनों में से एक होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। आई विल इंट्रोड्यूस यू डैश माई बॉस दिस वीक। इसको बताइए फटाफट। प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस आपको ढूंढ ढूंढ के दिए जाते हैं ताकि बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो, और वही दिए जाते हैं जो एग्ज़ाम में पूछने का रिवाज चल रहा है। ओके, चलिएगा बताइए। इंट्रोड्यूस यू किसको? ऑन माई बॉस, टू माई बॉस, एट माई बॉस, फॉर माई बॉस। तो इसमें तो स्पष्ट हो रहा होगा, आई होप आप भी टू को ही पकड़ रहे होंगे। जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करना हो तो क्या किया जाता है? टू का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिएगा, आर्ट इज़ नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड। सबको पता होगा ना, बाई लगेगा, विथ लगेगा, फॉर लगेगा, इन लगेगा। एसोसिएट वर्ड एक ऐसा वर्ड है बच्चों जिसके साथ आप लर्न कर लीजिएगा, विथ लगता है, ASSOICATED, एसोसिएटेड विथ होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लें। एट एनी कॉस्ट यू विल हैव टू लर्न each and every point because these questions are very important for your examination. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। he came and sat dash me, at me, outside me, beside me, besides me। तो बच्चों आपको बताया गया था ना, बिसाइड हो तो बिसाइड्स को ध्यान दें, बिसाइड हो तो बिसाइड्स को ध्यान दें। एट और आउटसाइड तो हट ही गया, काम से गया, या तो बगल में या तो के अतिरिक्त। अगर आपको याद है दोनों का मीनिंग क्या होगा, तो दोनों में से कोई एक होगा। बिसाइड, BECID मतलब होता है के बगल में, मतलब के बगल में बैठा।
और इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। जैसे मेरे पास एक पेन भी है, तो एक पेंसिल के सिवाय या के अतिरिक्त आई हैव अ पेन बिसाइड्स अ पेंसिल। तो यहाँ पर आपका बिसाइड करेक्ट होगा सी ऑप्शन। ठीक है, लर्न कर लें। 14 पर चलते हैं, एरर वाले क्वेश्चन। इफ आई एम यू, यदि मैं तुम हूँ तो क्या हूँ, क्या होता, आई आई वुड हैव सीन टू इट, और क्या होगा, दैट आई वॉन द प्राइज। इसको आपने याद किया कि नहीं? यदि मैं तुम होता भाई, बताइए फटाफट, आंसर मीन कमेंट बॉक्स बताइए। यदि मैं तुम होता, बार बार हिंट दिया जा रहा है। तुम मैं कोई हो सकता हूँ भाई, आप हम बन सकते हैं कि हम आप बन सकते हैं। हर कोई अपने व्यक्तित्व का मालिक होता है, कोई दूसरे के व्यक्तित्व को नहीं न ले सकता। कितनी बार बताया गया, बताइए बच्चों, ऐसे करेंगे। वर, बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी बात को अन्यथा ना लें। आप ये सोचें कि आपको कहा जा रहा है, इसका मतलब आपको किसी भी प्रकार से माइंड मेकअप करवाना है, ठीक है। तो बच्चे बहुत ही समझदार हैं। इफ़ आई वर यू, मैं तुम होता, आई वुड हैव सीन, तो मैं क्या करता, सब कुछ देखता और मैं क्या कर देता, प्राइज जीत जाता, है ना। आई वर यू, मैं तुम होता, ये वाला सेंस है, इमेजिनेशन, ठीक है। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं चिड़िया होता, ऐसे करके आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। माई सिस्टर एंड हर हस्बैंड ब्रोक डाउन व्हेन ही हर्ड द बैड न्यूज़। सभी बच्चों को पता है ना क्या होगा इसमें। माई सिस्टर एंड हर हस्बैंड, मेरी बहन और उसके पति देव, ब्रोक डाउन व्हेन ही हर्ड द बैड न्यूज़, क्या करें, सी ऑप्शन करेक्ट मान लें। मान ही लेते हैं जब आप कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ दे होगा बच्चों, दे हर्ड, उन्होंने सुना। एक की बात करेंगे तो दूसरा छूट जाएगा। दे मतलब माई सिस्टर एंड हर हस्बैंड दोनों इंक्लूड हैं। आई होप आपने समझ लिया होगा। ये सारे क्वेश्चन जो एरर वाले हैं वो एक एक बार किसी न किसी तरीके से एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं। नोट कर लीजिए, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में जाके। आगे बढ़िए। हरी इज गुड एट स्टडीज डजंट ही, क्या ये सही है, क्वेश्चन टैग याद है बच्चों? क्या बताया गया था? हरी इज गुड एट स्टडीज बताया गया था, गुड के साथ एट लगता है, चलिए अच्छा है। लेकिन बताया गया था कि यदि टैग अफर्मेटिव में है, बताया गया था ना कि यदि टैग अफर्मेटिव में है, अरे स्टेटमेंट अफर्मेटिव में है तो टैग निगेटिव में बनेगा, स्टेटमेंट निगेटिव में है तो टैग अफर्मेटिव में बनेगा, तो स्टेटमेंट अफर्मेटिव में है तो टैग निगेटिव में बनेगा। यहाँ तो बना है, अब कहाँ चला जाए। अब फिर से टेंस पे आए। यदि टेंस जो है इज एम आर वाला है तो डज और डू कहाँ से आ जाएगा, इजंट ही यहाँ होना चाहिए, ठीक है, इजंट ही। समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पर आपको हरी इज गुड एज मतलब हरी पढ़ने में अच्छा है ना, तो यहाँ पर डजंट ही, यहाँ नहीं होगा, इजंट ही होगा, क्योंकि यहाँ इज आ गया है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे हरी डज कर दे, नहीं, जब डू डज तब होता है जब वर्ब आता है, और यहाँ पर तो इज एम आर लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द सिनोनिम, बारन का सिनोनिम बताएं। गुड होगा, होलसम होगा, अनप्रोडक्टिव होगा, अनप्रॉफिटेबल होगा। बारन, बारन मीन्स बंजर, अनफर्टाइल, बारन मीन्स बंजर अनफर्टाइल, बताइए। गुड नहीं होगा, सिनोनिम बताना है बच्चों, पर्यायवाची समानार्थी शब्द, ये भी नहीं होगा। अनप्रोडक्टिव अगर आप कर देते हैं तो यही तो सही है। प्रॉफिटेबल भी नहीं होगा। अनप्रोडक्टिव माने अनुपजाऊ, तो अनुपजाऊ मतलब क्या हो गया, बारन, ठीक है, समझ गए ना, ये है। अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पर देखिएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट मीन्स होता है विध्वंसक, धन जन की गंभीर हानि, विध्वंसक, कैसे लिखें, यहाँ से, विध्वंसक या विध्वंस करना, होलोकॉस्ट, ठीक।
अब देखिए स्पेलिंग भी लगे हाथ, अग्निकांड भी इसका मीनिंग होता है, अग्निकांड। ठीक है, देखिए लगे हाथ देख लीजिए, HOLO होलो याद कर लीजिएगा, कॉस्ट में CAUST याद कर लीजिएगा, होलो कॉस्ट। तो ये नहीं होगा, हालो कॉस्ट बी भी नहीं होगा, सी में सही लिखा है और डी भी नहीं होगा, तो होलो कॉस्ट याद कर लीजिएगा, मतलब अग्निकांड, विध्वंसक, धन जन की गंभीर हानि, दैट इज कॉल्ड होलो कॉस्ट, HOLOCAUST। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19, कैलेंडर की स्पेलिंग बताएं। अब हम नहीं बताएंगे, हम आपको टाइम दे रहे हैं। कैलेंडर की करेक्ट स्पेलिंग कौन सा बच्चा नहीं जानता, ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, बताइएगा। पंचांग, इसका एक और मीनिंग होता है तिथि पत्र, तिथि पत्र। कैलेंडर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी बताएं, ये आया हुआ है एग्जाम में बच्चों, टेट, सी टेट, है ना, SSC, CGL, TGT, PGT, ये स्पेलिंग एक एक बार सभी एग्जाम्स में पूछी गई है। देखने में आसान तो है ही भाई, लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे तो घूम जाएंगे। आई मीन टू से यू कैन बी गॉट कंफ्यूज्ड। ओके, बताइएगा क्या होगा। कैलेंडर ऐसे याद करिए, कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर, CALENDAR, कैलेंडर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, पहला सही है, कैलेंडर लिखा है, गलत हो गया। दूसरा देखिएगा कोलेंडर, ये भी गलत हो गया। तीसरे चौथे में बच्चा कंफ्यूज हो सकता था। ठीक है, DAR करें कि DER करें, तो सी अपना करेक्ट ऑप्शन है, कैलेंडर। ठीक है, ये अपना करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है बट नॉट लीस्ट, समझें, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे ना, इसलिए डोंट लॉस योर हेड व्हेन फेस्ड विथ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इसका मीन्स क्या होगा, अपने सिर को मत खो जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहो, नहीं, सीधे सीधे बच्चों पता चल रहा है ना, आत्मनियंत्रण ना खो। आई मीन टू से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है आत्मनियंत्रण कभी मत खो जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करो, दैट इज कॉल्ड लॉस योर हेड। ठीक है, आई मीन टू से ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों दीज आर मेनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, you liked these questions, so please like classes, share classes, write your comment in comment box। थैंक यू सो मच, आपने बहुत समय दिया, धैर्य से सुना। बस बच्चों आपको यही करना है, नोट करना है और आपको अंत तक बने रहना है। धीरे धीरे ही सही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको रूल्स भी मिलेंगे वर्ड पावर के साथ साथ। थैंक्स अ लॉट।